नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, वो रहेगी प्ले यानी खेल। खेल खेल क्या है? तो खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अपनी आज की क्लास इम्पोर्टेंट है वो यानी खेल। तो खेल का मतलब प्ले। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो बताऊँ कि जो 3 शब्द होते हैं उसमें से प्ले यानी खेल, तो इसके अलावा स्पोर्ट्स होता है, इसके अलावा गेम्स होता है। तो तीनों शब्द है, लेकिन तीनों में बहुत डिफरेंस है और तीनों ही अलग अलग है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो प्ले यानी खेल, जिसे अपन प्ले कहते हैं, तो प्ले किसे कहेंगे, खेल किसे कहेंगे? तो खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, सिर्फ मनोरंजन उसका उद्देश्य होता है। यानी खेल क्या है? तो खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है और खेल वह क्रिया है जिसका केवल एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है सिर्फ मनोरंजन, यानी आनंद की अनुभूति प्राप्त करना, वो खेल होता है। दूसरा यानी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए जो क्रिया की जाती है वो खेल कहलाता है। दोबारा से देखिए, यानी खेल क्या कहलाता है? तो प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए जो क्रिया की जाती है वो खेल कहलाती है। इसके अलावा खेल बच्चों के लिए खेल ही जीवन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास यानी खेल यानी प्ले, तो उसमें अपन ने क्या क्या देखा कि प्ले यानी खेल क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यही रहेगा कि खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या होता है? तो वो मनोरंजन करना होता है। खेल में कोई नियम नहीं होते, वो अपने जैसा चाहे वैसा खेल सकता है। जैसे मान लो ताश खेल रहा है तो ताश भी खेल सकता है और कुछ भी खेल सकता है, भागना दौड़ना कूदना कुछ भी खेल सकता है। लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन यानी आनंद की प्राप्ति ही खेल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन खेल यानी प्ले आज की इम्पोर्टेंट अपनी जो क्लास रहेगी तो उसमें खेल, तो उसके बारे में अपन फैक्ट देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपन आज की इस क्लास को देखने से पहले, इसको पढ़ने से पहले आपको बताऊं कि इसमें थ्योरेटिकल बात है और वो सिर्फ और सिर्फ समझकर चलने पर ही, यानी समझकर पढ़ने पर ही इसमें प्रश्न बनते हैं। वो फैक्ट के रूप में प्रश्न बनते हैं, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, पूरी थ्योरेटिकल है। लेकिन इसमें समझने पर ही प्रश्न बनेंगे। वो किस प्रकार बनेंगे वो आप जरूर समझ के पढ़ते जाइए और नोट्स भी बनाते जाइए। तो इस प्रकार जैसे पहला प्रश्न बन गया, इसके अंदर मान लो प्रश्न के तौर से देखें, जैसे खेल क्या है? तो खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है, निरुद्देश्य क्रिया। इस प्रकार ये सभी फैक्ट के रूप में प्रश्न बनेंगे। तो अपना पहला इंपॉर्टेंट रहेगा आज कि खेल क्या है? तो खेल वह क्रिया है जिसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, मनोरंजन। तो पहली लाइन, खेल वह क्रिया है जिसका केवल एक ही उद्देश्य होता है और वो क्या होता है? सिर्फ मनोरंजन, आनंद की अनुभूति प्राप्त करना। तो खेल वह क्रिया है जिसका केवल एक ही उद्देश्य होता है। क्या होता है? सिर्फ मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर पहला फैक्ट क्या देख लिया? खेल वह क्रिया है जिसका केवल एक ही उद्देश्य होता है और वो होता है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन। अगली लाइन खेल से संबंधित क्या आएगी? तो खेल क्या है? खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, जो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ दिमाग को फ्रेश करना, वो भी खेल ही रहेगा। तो अगला, खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है, यह भी ध्यान रखना दोस्तों। खेल क्या है? तो एक निरुद्देश्य क्रिया है, यानी इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। यानी खेल किसी लक्ष्य को बनाकर नहीं खेला जाता है, वो मनोरंजन के लिए ही खेला जाता है। अगर कोई लक्ष्य बनाकर जैसे जीतने के लिए खेलेंगे तो वो गेम्स हो जाएगा, ना कि खेल होगा। यहाँ पे खेल का मतलब प्ले है, लेकिन अगर अपन लक्ष्य बनाकर किसी चीज़ को करेंगे तो वो गेम्स होगा, स्पोर्ट्स होगा, वो अलग चीज़ है, वो नियमों का होता है। लेकिन खेल में कोई नियम नहीं होते, जैसा चाहे वैसा खेल सकते हैं अपन। तो इस प्रकार खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे,
तो आगे अगला फैक्ट कौन सा आएगा इससे संबंधित, यानी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए जो भी अपन क्रिया करते हैं वो सब खेल की श्रेणी में आएगी। अपने को आनंद मिलना चाहिए, चाहे वो कैसे भी मिले, चाहे ताश खेल के लिए मिले या हंसी से मिले या कोई मनोरंजन क्रिया करके मिले, कैसे भी मिले, लेकिन आना क्या चाहिए, आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए, तो वो खेल वो कहलाएगा। तो अगला फैक्ट, प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए जो क्रिया की जाती है, जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहेंगे, तो उसे अपन क्या कहेंगे, खेल कहेंगे। ये भी ध्यान रखना, उसे खेल कहते हैं, खेल कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना, खेल कहते हैं। और बच्चों के लिए क्या है, और अगर बच्चों की बात करें अपन, तो बच्चों के लिए खेल ही जीवन है, क्योंकि बच्चा खेलने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, चाहे वो कैसा भी खेल हो, जैसे पुलिस बन के खेले, कोई टीचर बन के खेलता है, कोई डॉक्टर बन के खेलता है, लेकिन वो उसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ आनंद प्राप्त करना, मनोरंजन प्राप्त करना, वो उसका उद्देश्य है। तो बच्चों के लिए खेल ही जीवन है। अगला फैक्ट आएगा अपना, बच्चों के लिए खेल ही जीवन है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, खेल ही जीवन है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन इसके थ्योरेटिकल रूप में क्या क्या देखा, तो इसके थ्योरेटिकल में खेल वह क्रिया है जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो उद्देश्य क्या है, तो सिर्फ मनोरंजन यानी आनंद की प्राप्ति करना, आनंद अपने को मिल गया तो ऐसे मान लो वो खेल ही है, वो क्या है, प्ले है। इसके अलावा खेल क्या है, तो वो निरुद्देश्य क्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न बनते हैं इसी टॉपिक में कि खेल क्या है, तो वो एक निरुद्देश्य क्रिया है, यानी खेल का केवल एक ही उद्देश्य था, कौन सा, मनोरंजन प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। इस प्रकार प्रश्न के फैक्ट बनेंगे। इसके अलावा प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए जो क्रिया की जाती है उसे अपन क्या कहेंगे, खेल कहेंगे, ये भी ध्यान रखना। और बच्चों के लिए खेल ही क्या है, तो बच्चों के लिए खेल ही जीवन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने 4-5 फैक्ट देख लिए इसके। अब अपन इसके खेल से संबंधित परिभाषाओं में देखेंगे कि इसकी परिभाषाएं, जैसे मैकडूगल ने, गुलिक ने और वैलेंटाइन ने इनके खेल के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी। लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके बारे में आगे की फैक्ट यानी और देखते हैं। तो दोस्तों अब अपन इसमें देखेंगे अगला कि इससे जो इसके संबंध में यानी खेल के संबंध में कौन कौन से विद्वानों ने, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दी। जैसे मान लो मैकडूगल ने क्या दी, तो मैकडूगल ने बताया कि खेल स्वाभाविक सामान्य प्रवृत्ति है। खेल क्या है, स्वाभाविक है, अपने स्वभाव से खेलेगा बच्चा, कैसे भी खेल सकता है, चाहे वो भाग के दौड़ के। तो खेल स्वाभाविक सामान्य प्रवृत्ति है, क्योंकि खेल में मूल प्रवृत्ति का स्वतंत्र प्रकाशन होता है। इस प्रकार संसार के सभी शिक्षा पद्धतियों में खेल को भी स्थान दिया गया है, ये भी अपने को ध्यान रखना। तो ये फैक्ट किसका है, तो ये मैकडूगल का। इस प्रकार गुलिक ने बताया कि खेल वह क्रिया है जो स्वतंत्र रूप से जैसा चाहे वैसा करे, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो खेल वह क्रिया है जिसमें स्वतंत्र रूप से जैसा चाहे वैसा करे, ये किसने कहा, तो ये गुलिक ने कहा। इस प्रकार वैलेंटाइन ने भी बताया कि खेल वह क्रिया है जो सिर्फ खेल के लिए की जाए, अलग उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ खेल ही होना चाहिए उसका उद्देश्य, यानी मनोरंजन ही होना चाहिए। तो इसके बारे में अगला फैक्ट अपने परिभाषाओं के रूप में, तो पहली परिभाषा किसने दी, तो वो मैकडूगल के अनुसार। अब मैकडूगल के अनुसार देखिए दोस्तों, मैकडूगल ने क्या क्या बताया कि खेल स्वाभाविक सामान्य प्रवृत्ति है। खेल स्वाभाविक सामान्य प्रवृत्ति है, जिसमें खेल स्वाभाविक है, सामान्य प्रवृत्ति है, जिसमें मूल प्रवृत्ति का स्वतंत्र प्रकाशन किया जाता है। इसीलिए संसार की सभी शिक्षा पद्धतियों में
शिक्षा पद्धतियों में खेल को स्थान दिया गया है, खेल को स्थान दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना, दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन क्या देखा, मैकडोगल ने क्या परिभाषा दी खेल के बारे में कि खेल क्या है, स्वाभाविक और सामान्य प्रवृत्ति है। ये भी आप ध्यान रखना, स्वाभाविक मतलब बच्चा अपने स्वभाव से जैसा चाहे वैसा खेलेगा, और सामान्य है उसमें कोई नियम कायदे नहीं होते हैं। और मूल प्रवृत्ति का स्वतंत्र प्रकाशन है, यानी मूल प्रवृत्ति बच्चे के अंदर प्रत्येक मनुष्य में एक न एक मूल प्रवृत्ति पाई ही जाती है, और उस मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही व्यक्ति व्यवहार करता है। तो वो अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार स्वतंत्र प्रकाशन करता है, यानी स्वतंत्र रूप से खेलता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसी के अनुसार वो खेल खेलेगा आगे। इसलिए संसार की सभी शिक्षा पद्धतियों में खेल को स्थान दिया गया है। आजकल जितनी भी शिक्षा पद्धतियाँ चल रही है उसमें स्पोर्ट्स को जरूर प्ले को यानी खेल को जरूर स्थान दिया ही गया है, कि उसमें खेलने पर बच्चे में क्या आता है, उसमें एनर्जी होती है, दूसरा उसका तनाव वो सभी दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार संसार की सभी शिक्षा पद्धतियों में खेल को भी स्थान दिया गया है। तो यह परिभाषा किसकी थी, ये मैकडोगल की थी। अब इसके बाद में अगर दूसरी परिभाषा कौन किसकी आएगी, तो वो गुलिक के अनुसार आएगी। दूसरी परिभाषा अपनी कौन सी है, गुलिक के अनुसार। अब देखिए दोस्तों, गुलिक एक वैज्ञानिक है, तो गुलिक के अनुसार दूसरी परिभाषा कौन सी आएगी अपनी, तो गुलिक के अनुसार है खेल ऐसी क्रिया है जो स्वतंत्र रूप से जैसा चाहे वैसा करे, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई उसके अंदर मतलब नियम नहीं है। खेल कैसी क्रिया है जिसमें स्वतंत्र रूप से जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा के अनुसार, गुलिक के अनुसार खेल ऐसी क्रिया है जिसमें आप स्वतंत्र रूप से जैसा चाहे वैसा करे। ये कोटेशन किसने दिया, तो ये कोटेशन गुलिक महोदय ने बताया। कि गुलिक ने क्या बताया कि खेल कैसी क्रिया है, खेल ऐसी क्रिया है जिसमें आप क्या करें, स्वतंत्र रूप से जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई नियम नहीं है, कोई दबाव नहीं है। क्योंकि आपको क्या आना चाहिए, आपको मनोरंजन की प्राप्ति होनी चाहिए, सिर्फ आपको आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। वो क्या बता रहा है गुलिक के अनुसार कि खेल ऐसी क्रिया है जिसमें आप स्वतंत्र रूप से जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कोटेशन वैलेंटाइन के अनुसार कि खेल वह क्रिया है जो सिर्फ खेल के लिए की जाए, खेल वह क्रिया है जो सिर्फ खेल के लिए ही की जाए, उसके अलावा उसका कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ आनंद मनोरंजन ही उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो अगली अपनी परिभाषा किसके अनुसार, अगली परिभाषा आएगी अपनी वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन के अनुसार देखिए दोस्तों, वैलेंटाइन क्या बता रहा है, तो वैलेंटाइन बताता है कि खेल वह क्रिया है जो सिर्फ खेल के लिए की जाए। ये भी आपको लाइन ध्यान रखना है, खेल वह क्रिया है जो सिर्फ खेल के लिए की जाए, खेल के लिए की जाए। ये भी आपको ध्यान रखना है, खेल वह क्रिया है जो सिर्फ किसके लिए की जाए, तो सिर्फ खेल के लिए ही की जानी चाहिए, उसका कोई अलग से उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अलग से कोई उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ खेल ही उसका लक्ष्य होना चाहिए और उसी में ही ये सब कुछ निहित होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने 3 वैज्ञानिकों के कोटेशन भी देख लिए हैं, मैकडोगल का कोटेशन, गुलिक का कोटेशन और वैलेंटाइन का। वो भी आपको स्पोर्ट्स से यानी खेल में ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि परिभाषा खेल से संबंधित किस वैज्ञानिक ने दी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद में अपन शिक्षा में खेल कौन कौन से खेल चलते हैं उनके बारे में यानी शैक्षिक खेलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कालगुरुस ने बताए हैं, जैसे परीक्षात्मक खेल, गामक खेल और रचनात्मक खेल, युद्धसात्मक खेल, बौद्धिक खेल, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब अपने आएंगे खेलों के शैक्षिक रूप, यानी खेलों के शैक्षिक शिक्षा में कौन कौन से खेल चलते हैं, तो खेलों के शैक्षिक रूप देखेंगे। तो अपना अगला रहेगा खेलों के शैक्षिक रूप। खेलों के शैक्षिक रूप।
अब देखिए दोस्तों, खेलों के शैक्षिक रूप कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है। तो जैसे काल गुरुस के अनुसार, अपन काल गुरुस के अनुसार खेलों के शैक्षिक रूप देखें कि किसके अनुसार, काल गुरुस के अनुसार, काल गुरुस के अनुसार, गुरुस के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। काल गुरुस के अनुसार खेलों के रूप कौन कौन से हैं। तो पहला खेल आएगा इसके अंदर, काल गुरुस के अनुसार पहला खेल आएगा परीक्षात्मक खेल। कौन सा आएगा, परीक्षात्मक खेल, परीक्षात्मक खेल। अब देखिए दोस्तों, परीक्षात्मक खेल क्या होता है मैं आपको बताऊं। दोस्तों आज की क्लास आपको जरूर ऐसी बोरिंग सी, ऐसी थ्योरेटिकल रूप से फील हो, ऐसी बोरिंग से महसूस जरूर होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल यानी फैक्टों से रूप से संबंधित कर क्वेश्चन आएंगे। तो आप जरूर इनसे संबंधित इनको विस्तृत रूप से आप अध्ययन कर ले, क्योंकि अलग से इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है, सिर्फ इनको अपन थ्योरेटिकल रूप से ही समझ के अपन इसके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो शैक्षिक खेलों में, खेलों के शैक्षिक रूप यानी काल गुरुस के अनुसार कौन कौन से खेलों के शैक्षिक रूप। तो पहला है परीक्षात्मक खेल। अब दोस्तों ये क्या होता है, तो इसके अंदर ये परीक्षात्मक खेल है, ये मोंटेसरी विधि पर आधारित है, मोंटेसरी विधि पर आधारित है। सबसे पहले तो इसमें बच्चा क्या करता है, तो इसमें बच्चा वस्तुओं को परीक्षण यानी वस्तुओं को देखकर, बार बार उसको देखकर क्या करता है, सीखता है, जिससे उसकी ज्ञानेंद्रिय क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। मान लो ये पेन है और इस पेन को मार्कर है, तो इस मार्कर को बच्चा देखेगा कि ये क्या चीज़ है, तो इसको देखकर बच्चा जरूर समझ जाएगा ये कोई लिखने की चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, बच्चा बार बार किसी वस्तु को देखकर वो सीखेगा, यानी उसकी ज्ञानेंद्रिय विकसित होगी। इसके अलावा बच्चा वस्तु को बार बार उलटता पलटता है और उसका परीक्षण करता है, तो परीक्षण के आधार पर बच्चा इसमें सीखता है। तो परीक्षात्मक खेल में क्या होगा, सबसे पहली लाइन कौन सी आएगी, तो इसमें सबसे पहली लाइन आएगी, यह है मोंटेसरी पद्धति पर आधारित है, यह है मोंटेसरी, यह मोंटेसरी पद्धति पर आधारित है, पद्धति पर आधारित है, सबसे पहले आधारित है, यह आपको ध्यान रखना है। कौन सा, परीक्षात्मक खेल मोंटेसरी पद्धति पर आधारित है। दूसरा फैक्ट कौन सा आएगा इससे संबंधित, इसमें बच्चा किसी वस्तु को बार बार देखता है और जिससे उसकी ज्ञानेंद्रिय विकसित हो जाती है। इसमें बच्चा किसी वस्तु को बार बार देखता है जिससे उसकी ज्ञानेंद्रिया विकसित हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करता है, तो इसमें बालक क्या करता है, किसी वस्तु को बार बार देखता है यानी परीक्षण करता है और उसकी ज्ञानेंद्रिय विकसित हो जाती है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं अपन, परीक्षात्मक यानी परीक्षण के द्वारा किसी चीज़ को सीखना, खेल को सीखना, वो दिखता है इसके अंदर। इसके अलावा अगला फैक्ट कौन सा आएगा इसमें बच्चा वस्तुओं को उलटता पलटता है और वो परीक्षण के द्वारा सीखता है। तो आगे इसमें बच्चा वस्तुओं को पलटता और उलटता है जिससे वह परीक्षण के माध्यम से खेल की अनुभूति करता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहला खेल कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, परीक्षात्मक खेल, ये मोंटेसरी पद्धति पर आधारित, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मोंटेसरी पद्धति पर आधारित है। फिर इसमें बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को बार बार देखता है जिससे उसकी ज्ञानेंद्रिय क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। कौन से खेल में, परीक्षात्मक खेल में। आगे
इसमें बच्चा वस्तुओं को पलटता उलटता है, जिससे परीक्षण के माध्यम से खेल की अनुभूति, यानी बच्चा कोई सी भी वस्तु हो, चाहे कोई सी चीज़ों को खिलौना हो, तो उसको वो पटकेगा, उठाएगा, फिर देखेगा, पटकेगा, उठाएगा। इस प्रकार वो परीक्षण के द्वारा उसको आनंद की अनुभूति होगी, खेल भी खेल सकता है और उसके द्वारा वो सीखता भी रहता है। तो इस प्रकार अपन काल गुरुस के अनुसार खेलों के शैक्षिक रूप में पहला खेल कौन सा आ गया, परीक्षात्मक खेल। अब अपना अगला खेल आएगा गामक खेल, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। दोस्तों अब अपना परीक्षात्मक खेल के बाद में दूसरा काल गुरुस के अनुसार दूसरा खेल आएगा अपना कौन सा, काल गुरुस के अनुसार तो दूसरा खेल आएगा अपना गामक खेल। अब गामक खेल क्या होता है, तो गामक खेल दोस्तों वो होता है जिसके द्वारा शारीरिक विकास में सहायक होता है। गामक खेल बच्चे के शारीरिक विकास में सहायक होता है। इसके अंदर दौड़ना, कूदना, उछलना, बैठना, ये सब कुछ सिखाया जाता है, ये कुछ सीखा जाता है। और ये खेल बचपन में ही बच्चा सीख जाता है। कौन सा, गामक खेल, क्योंकि बच्चा उठेगा, पढ़ेगा, सीखेगा, खेलेगा, वो कैसा, तो वो बचपन में ही सीख जाता है गामक खेलों के बारे में। और ये बालक की जागृति शक्ति को पैदा करते हैं, उसकी सोचने की शक्ति को विकसित करते हैं ऐसे खेल। जैसे मान लो लुका छिपी है, लुका छिपी खेलेगा बच्चा, तो वो गामक खेल होगा उसमें। क्यों, वो उसको देखेगा, उसको ढूंढ कर लाएगा, तो उसमें जाएगा, भागेगा, कूदेगा, तो उसको ढूंढने में उसकी जागृति, उसकी मानसिक शक्ति का भी प्रयोग आएगा होगा। तो ये खेल कौन से होते हैं, गामक खेल होते हैं। तो आगे देखिए अपना दूसरा खेल आता है, खेलों के शैक्षिक रूप पढ़ रहे हैं अपन, तो उसमें दूसरा खेल कौन सा आएगा अपना, तो दूसरा खेल आएगा अपना गामक खेल। गामक खेल, अब देखिए दोस्तों गामक खेल क्या होता है, यह बच्चे की शारीरिक विकास में सहायक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है बच्चे के शारीरिक विकास में सहायक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बच्चे के शारीरिक विकास में सहायक होता है। अगला फैक्ट कौन सा आएगा, तो इसमें कूदना, उछलना, कूदना, लटकना, भागना, ये सब कुछ आता है। इसमें उछलना, कूदना, भागना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। ये सब कुछ सिखाया जाता है, जिसे बच्चा बचपन में ही सीख जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, बचपन में ही सीख जाता है। तो ऐसे खेलों के द्वारा क्या होता है, तो ऐसे खेलों के द्वारा जागृति शक्ति यानी मानसिक विकास की अनुभूति ज़्यादा होती है, मानसिक विकास का विकास ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो ऐसे खेलों के द्वारा मानसिक यानी ऐसे खेलों के द्वारा जागृति शक्ति, सोचने की क्षमता ज़्यादा विकसित होती है। ऐसे खेलों के द्वारा जागृत शक्ति पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर खेल देखें तो जैसे मान लो लुका छिपी है, लुका छिपी का खेल है। तो लुका छिपी के खेल में क्या होगा, तो लुका छिपी के खेल में ही गामा खेल अपन ढूंढ के लाएंगे, यानी उसमें क्या होगा, भागना होगा, दौड़ना होगा, कूदना होगा, ये सब उसमें क्रियाएं होगी। तो दोस्तों अपना दूसरा खेल कौन सा आ रहा है, तो दूसरा खेल आ रहा है अपना काल गुरुस के अनुसार गामक खेल। तो ऐसे खेल ये बच्चे के शारीरिक विकास में यानी उसके शारीरिक विकास में सहायक होंगे। क्यों, बच्चा कूदेगा, दौड़ेगा, भागेगा, तो उसका शरीर का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा उसके अंदर उसका। तो इस प्रकार इसमें उछलना, कूदना, भागना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। और ये सब कुछ बच्चा किसमें, बचपन में ही सीख जाता है। क्यों, बच्चा बचपन में भागेगा, दौड़ेगा, उठेगा, गिरेगा, इस प्रकार ये सब होता है। और ऐसे खेलों के द्वारा क्या होता है, तो जागृत शक्ति ज़्यादा पैदा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे लुका छिपी का खेल ये इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार काल गुरुस के अनुसार दूसरा खेल कौन सा गया, पहला परीक्षात्मक, दूसरा गामक, अब तीसरा आएगा अपना कौन सा, रचनात्मक खेल। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब अगला अपना खेल आएगा दोस्तों कालगुरुस के अनुसार रचनात्मक खेल। रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी गेम, क्रिएटिविटी यानी कोई रचना, कोई नवीन चीज़ करने की कोशिश कर रहा है बच्चा, ये ऐसे खेल खेलता है तो उसके द्वारा उसको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। मान लो ऐसे खेलों में रचनात्मक खेल, इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें बच्चा नई नई वस्तुओं का, नई नई खेलों का निर्माण करने की कोशिश करता है। जैसे गीली मिट्टी के द्वारा क्या करेगा, गीली मिट्टी के द्वारा घर बनाने की कोशिश करता है बच्चा, तो वो क्या कर रहा है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, यानी रचनात्मक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे क्ले गेम भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अपना तीसरा गेम कौन सा आएगा, कालगुरुस के अनुसार तीसरा अपना खेल आता है वो रहेगा रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल। देखिए दोस्तों रचनात्मक खेल क्या होता है, तो इसमें क्या करेगा बच्चा, रचनात्मक खेल में क्या करने की कोशिश करता है, तो इसमें बच्चे का ज्ञान, कौशल और क्षमता का विकास होता है। पहली बात तो इसमें बच्चे की ज्ञान, क्षमता और कौशल का विकास होता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसे क्ले गेम भी कहते हैं। इसमें बच्चा कोई नई नई वस्तुओं का निर्माण करने की कोशिश करता है, यानी वो खेल ही खेल के माध्यम से कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। तो इसमें पहली लाइन कौन सी आएगी, इसमें बच्चे की ज्ञान क्षमता, बच्चे की ज्ञान, रचना और कौशल का क्या किया जाता है, विकसित करते हैं। कौशल को विकसित करते हैं, यह आपको ध्यान रखना, कौशल को विकसित करते हैं। और इसमें अगला क्या आएगा, तो बच्चा इसमें नई यानी कुछ नई वस्तुओं का निर्माण करने की कोशिश करता है। क्यों, रचनात्मक है। जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी से वो घर बनाने की कोशिश कर रहा है मान लो, तो कुछ न कुछ सोच रहा है वो, अगला कुछ करने की, रचना करने की कोशिश कर रहा है। तो अगला इफेक्ट कौन सा आएगा इसके अंतर्गत, तो ऐसे खेलों में बच्चा, कौन से रचनात्मक खेलों में, ऐसे खेलों में बच्चा विभिन्न वस्तुओं की रचना करता है, इसे क्ले गेम भी कहते हैं, गेम्स भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, इसे क्ले गेम्स भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखिए, इसमें उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो जैसे गीली मिट्टी से घर बनाना। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ, रचनात्मक खेल में क्या हो रहा है, तो इसमें बच्चे की ज्ञान, रचना और कौशल को विकसित करते हैं। इसमें उसकी कौशल को विकसित करते हैं, उसके ज्ञान को विकसित करते हैं। क्यों, वो खुद ही ऐसे खेल खेलता है, जैसे गीली मिट्टी से घर बना रहा है। वो मान लो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी से वो घर बनाने की कोशिश कर रहा है। मान लो ये कोई घर है और इसको वो गीली मिट्टी से बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा घर को। तो इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा अपने को पता लग रहा है कि वो खेल ही खेल के माध्यम से खेल तो खेल रहा है, उसको आनंद भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी रचना और उसका कौशल का भी पता लग रहा है कि बच्चा कितना डेवलपमेंट हो रहा है। आगे ऐसे खेलों में बच्चा विभिन्न वस्तुओं की रचना करता है। कोई सी भी वस्तु की रचना कर सकता है, वो सोच भी नहीं सकते, ऐसी वस्तु की कल्पना भी कर सकता है वो। क्यों, रचनात्मक खेल है, उसकी क्रिएटिविटी खेल है। और इसे क्ले गेम भी कहा जाता है, जैसे मान लो गीली मिट्टी से घर बना रहा है बच्चा, तो उसके द्वारा वो खेल का आनंद भी ले रहा है, मनोरंजन की प्राप्ति कर रहा है, लेकिन उसके द्वारा उसके ज्ञान, रचना और कौशल का विकास भी हो रहा है। इस प्रकार दोस्तों अपना तीसरा रचनात्मक खेल है। और इसके बाद में अपना अगला चौथा जो खेल आएगा, इसके बौद्धिक खेल आएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। कालगुरुस के अनुसार अपना चौथा खेल आएगा, उसे बोलेंगे अपन युयुत्सात्मक खेल, यानी कॉम्बैट स्पोर्ट्स। जो भिड़ंत खेल होते हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, एक दूसरे से मिलकर खेले जाते हैं, सहयोग के द्वारा खेले जाते हैं, यानी युयुत्सात्मक खेल। तो अब इसमें क्या होता है, ये खेल जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, युयुत्सात्मक खेल होते हैं, ये बच्चे में क्या करते हैं, सामाजिक सहयोग और प्रतिद्वंदात्मक की भावना पैदा करते हैं।
इन खेलों का निर्णय हार जीत के द्वारा होता है और ये खेल बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल होते हैं। काल गुरुस के अनुसार बच्चे के सर्वश्रेष्ठ खेल कौन सा बताया गया है, तो वो युत्सात्मक खेल बताया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स बताया, कॉम्बैक्ट प्ले बताया गया। क्यों, इसके इन खेलों में क्या होता है, हार जीत के द्वारा निर्णय होता है और बच्चा सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है और नियमों को सीखता है इस खेल के अंतर्गत। तो अगला अपना स्पोर्ट्स कौन सा आएगा काल गुरुस के अनुसार, तो अपना अगला खेल आएगा काल गुरुस के अनुसार, वो आएगा युत्सात्मक खेल। ध्यान रखना, जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बैट गेम। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, युत्सात्मक खेल के अंतर्गत इसमें बच्चा सामाजिकता, सहयोग और प्रतिद्वंदात्मक की भावना पैदा करता है। ये खेल क्या करते हैं, लड़ाई वाले खेल क्या करते हैं बच्चे में, जैसे मान लो दो टीम आपस में भिड़ के खेल रहे हैं, जैसे फुटबॉल की टीम दो नेट में आपस में खेल रही है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें सामाजिकता की भावना होगी। प्रत्येक टीम अपने अपने समाज के हिसाब से खेलेंगे, अपने देश के हिसाब से खेलेगी। और अगर उसी खेल में ही अगर किसी खिलाड़ी के लग जाती है, तो लगते ही क्या होगा, अपन दूसरा खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ी को उठा लेता है, तो वो सहयोग की भावना भी। दूसरी प्रतिद्वंदात्मक भावना, यानी सब अपने देश के अकॉर्डिंग खेलेंगे, दूसरी टीम अपने देश की, वो अपने देश को जिताने खेलेगी, यानी उनमें प्रतिद्वंदात्मक की भावना भी पैदा होती रहती है। और ऐसे खेलों का निर्णय हार जीत के द्वारा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, यह खेल कौन से, युत्सात्मक खेल। ये खेल बच्चे में सामाजिकता, सहयोग और प्रतिद्वंदात्मकता की भावना पैदा करते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे अगला फैक्ट कौन सा आएगा, युत्सात्मक खेल से मतलब, तो ये इन खेलों का निर्णय हार जीत के द्वारा होता है। यानी ऐसे खेलों का जिसमें दो टीमें या दो खिलाड़ी आपस में खेलेंगे, तो ऐसे खेलों का इन खेलों का निर्णय हार जीत के द्वारा होता है। हार जीत के द्वारा होता है। आगे यह खेल बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल कहलाते हैं। आगे यह खेल बच्चे को नियमों का पालन करना सिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपनी युत्सात्मक यानी कॉम्बैक्ट स्पोर्ट जो एक दूसरे की भावना दो टीमों के द्वारा या दो खिलाड़ियों के द्वारा ही खेले जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये खेल बच्चे में क्या लाते हैं, सामाजिकता लाते हैं, सहयोग लाते हैं और प्रतिद्वंदात्मक की भावना भी पैदा करते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना। आगे इन खेलों का निर्णय हार जीत के द्वारा होता है, क्योंकि दो टीमें खेलेगी, दो खिलाड़ी खेलेगी, तो हार जीत के द्वारा ही निर्णय होगा। और ये खेल बच्चे के लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्यों ये खेल बच्चों को क्या सिखाते हैं, नियमों का पालन करना सिखाते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अपना युत्सात्मक खेल आ गया। अब जो अपना अगला खेल आएगा वो रहेगा बौद्धिक खेल। अगला कौन सा, बौद्धिक खेल। दोस्तों काल गुरुस के अनुसार अपना अगला खेल आएगा और पांचवा जो खेल रहेगा उसे बोलेंगे अपन बौद्धिक खेल। ये खेल क्या करते हैं, तो ये बालक की बुद्धि की क्षमता को विकसित करने वाले खेल होते हैं। कौन से, बुद्धि क्षमता को विकसित करने वाले खेल होते हैं। बौद्धिक खेल का मतलब ही बुद्धि क्षमता को विकसित करने वाले खेल। जैसे अब बुद्धि क्षमता को विकसित कैसे होगी, जैसे विचारात्मक यानी सोच विचार के द्वारा बुद्धि को विकास करना। कैसे,
सोच विचार के द्वारा। मान लो कोई पहेली है तो पहेली अपन ने डाल दी कि इस पहेली को क्या होगा अर्थ, तो अपन दिमाग लगाते हैं, उसको सुलझाते हैं पहेली को, और फिर उसके द्वारा विचार करके उसको इस प्रकार अपने उसको उत्तर देते हैं, तो वो क्या होगा, बुद्धि की क्षमता का विकास होगा। इस प्रकार अंताक्षरी है, अंताक्षरी अपन कोई स्पेलिंग बोलते हैं और लास्ट वर्ड के ऊपर दूसरे को बोलना पड़ता है, दूसरी स्पेलिंग बोलना पड़ता है, तो वो भी क्या करता है, सोच विचार करके नई जो मीनिंग है उसको निकाल के लाता है, फिर बोलता है। तो इस प्रकार विचार के द्वारा भी बुद्धि क्षमता का विकास होगा। इसके अलावा कि संवेगात्मक खेलों के द्वारा भी बुद्धि का विकास होगा, संवेगात्मक और भावनाओं के द्वारा भी बुद्धि का विकास होगा। जैसे नाटक है या फिर कोई संगीत है, तो अपन उसको बोलेंगे संवेगों के द्वारा उसका व्याख्यान करेंगे। इच्छात्मक खेल है, तो इच्छात्मक खेल में अंदर ऐसे कोई खेल है जिसकी आंखों में आंखें डाल के अपन खेलते हैं, तो उसके द्वारा इच्छा व्यक्त होती है। तो ये सभी खेल क्या है, ये सभी खेल बुद्धि की क्षमता को विकसित करने वाले खेल होते हैं। तो काल गुरुस के अनुसार अगला खेल कौन सा आएगा, तो वो कहलाएगा बौद्धिक खेल। बौद्धिक खेल, अब देखिए दोस्तों बौद्धिक खेल क्या होता है। तो बौद्धिक खेल में यह बुद्धि की क्षमता को विकसित करने वाले खेल होते हैं। यह बुद्धि की क्षमता को विकसित करने वाले खेल होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बुद्धि की क्षमता को विकसित करने वाले खेल होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी बुद्धि की विकसित करनी होगी, तो पहला आएगा विचारात्मक खेल। इसके अंदर पहला कौन सा आएगा, विचारात्मक खेल। अब विचारात्मक खेल क्या है, बुद्धि को कैसे विकसित करेगा, तो बुद्धि को विचारात्मक खेल सोच विचार विकसित करने का वाला खेल होता है। विचारात्मक खेल कौन सा होता है, तो सोच विचार को विकसित करने वाला खेल, जैसे पहेली और अंताक्षरी। यह सोच विचार को विकसित करने वाले खेल होते हैं। जैसे बताइए उदाहरण के तौर पर, तो जैसे मान लो क्या बताया, पहेलियों को सुलझाया जाता है तो भी दिमाग लगाया जाता है। पहेलियाँ, अंताक्षरी करते हैं तो भी उसमें दिमाग लगाया जाता है। तो सोच विचार के द्वारा बुद्धि का विकास। दूसरा, बुद्धि को विकसित करने वाले पहला खेल विचारात्मक खेल। दूसरा खेल कौन सा आएगा, तो वो संवेगात्मक खेल। और संवेगात्मक खेल बुद्धि को कैसे विकसित करे, तो भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने वाले खेल। भावनाओं और संवेगों को विकसित करने वाले खेल। जैसे क्या आएगा इसमें, उदाहरण के तौर पर कौन से आएगा, जो संवेगों को और भावनाओं को व्यक्त करने वाले खेल। इसके अंदर कौन सा आएगा, तो उसके अंदर नाटक हुआ, कविता हुआ, ये इसके अंदर आएगा। तो नाटक, कविता, ये इसके द्वारा अपन भावनाओं को और संवेगों को बाहर निकालते हैं, बाहर बताते हैं कि इस प्रकार। तो ये भी किस में आएगा, तो बुद्धि को विकसित करने वाले खेल। इसके अलावा तीसरा इच्छात्मक खेल भी होता है। कौन सा, इच्छात्मक खेल। यानी इच्छा शक्ति को व्यक्त करने वाले खेल। इच्छा शक्ति के द्वारा भी बुद्धि का विकास होता है। आंखों सांचे में आंखें मिलाने वाले भी खेल होते हैं, जिसके द्वारा इच्छा शक्ति व्यक्त होती है और बुद्धि का विकास होता है। ये सभी खेल किस में आएंगे, तो ये सभी बौद्धिक खेल में आएंगे। इस प्रकार दोस्तों अपन ने आज की क्लास में काल गुरुस के अनुसार खेलों के शैक्षिक रूप देख लिए। अब अगली अपनी क्लास आएगी, उसमें अपन खेलों के सिद्धांत देखेंगे, खेलों के सिद्धांत, और वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे अपन ने पहला अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, वो सब देखेंगे। लेकिन आज की क्लास में इतना ही। और दोस्तों ये क्लास जो आपको बताऊं मैं, ये थ्योरेटिकल रूप से इसको मतलब फैक्ट के आधार पर ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें, और कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है। तो आपको प्रत्येक फैक्ट को ध्यान में रखना है कि ऐसे खेल में ये कौन सी बात होती है, युद्धसात्मक खेल में कौन सा, बुद्धि खेल में कौन सी बातें होती हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।